सो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अभी सिर्फ एक ही बच्चे ने ज्वाइन किया है। चलो, अभी सभी ज्वाइन कर लेंगे। सो आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है मेरी? राइट। ओके। सो क्या करने वाले हैं हम लोग बेसिकली, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो अब पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास से। इससे पहले हम लोगों ने बाकी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं ऑर्गेनिक के। सो अभी हम लोग पी ब्लॉक करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी सिलेबस भी इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक चीज और दिमाग में रखना आप सभी को कि बहुत काफी सारा सिलेबस जो है वो पी ब्लॉक का रिडक्शन वो रिड्यूस हो गया है। तो हम जो सिलेबस है बस उसी को कवर करने वाले हैं। जो सिलेबस डिलीटेड है उसको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को क्या करना है बेटा। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ना बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप 13 से लेके, है ना, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक होते हैं। कितने होते हैं बेटा? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। जिसमें ग्रुप 13 और ग्रुप 14 जो है वो हम लोगों को अपने 11th क्लास में कवर करना है। बाकी जो ग्रुप 15 से लेके 18 तक है इसको हम लोग अपने 12th क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो 11th क्लास में अगर कोई पूछे हमें क्या क्या कवर करना है, तो 11th क्लास में क्या कवर करना है बेटा? ओनली ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को कवर करना है हम लोगों को 11th क्लास में। तो चलो फटाफट जल्दी से देख लेते हैं ग्रुप 13 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एंड कौन कौन से एलिमेंट हमारे ग्रुप 14 के हैं जो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की बात करूं, ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात करूं, तो इसके अंदर हमारे पास है दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, तो दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो ये है हमारे पास पूरे ग्रुप 13 के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है बेटा, आप इस तरीके से इसका नाम भी याद रख सकते हो। याद करने का तरीका है, बहुत सारे अलग अलग तरीके सभी बच्चों को याद होते हैं। तो आपको जो भी तरीका इजी वे में लगता है उससे आप इसको रिमेम्बर कर सकते हो। एक तरीका ये है जैसे कि बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो इस वाले तरीके से भी हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो ये भी एक हम लोग का तरीका हो जाता है जिससे कि हम लोग इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ग्रुप 13 का बात जिसके बारे में आज हम लोग पूरा स्टडी करने वाले हैं। सिमिलर वे में एक ग्रुप 14 भी होता है। क्या होता है बेटा? ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 की भी बात कर लेते हैं कि ग्रुप 14 में क्या क्या होता है भाई। तो एक बार ग्रुप 14 को भी देख लो जल्दी से कि ग्रुप 14 के अंदर हम लोगों को क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूं तो ग्रुप 14 के अंदर कार्बन फैमिली, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, है ना। तो ये हमारा ग्रुप 14 के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे जिसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी होगी। ठीक है, दैट इज काशी गए सुट पड़े, अलग अलग तरीके हैं जिसे आप याद रख सकते हो। कार्बन फैमिली इसको बोलते हैं बिकॉज इसका फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है। ठीक है, ये पूरा सेमीकंडक्टर वाला ग्रुप है, इससे इसके एलिमेंट से बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, है ना। और बेसिकली 4 वैलेंसीज इनकी होती है। तो ये कहानी हो गई हमारी इसके लिए। समझ आया ये चीज क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कि ये ग्रुप 13 हो गया और ये क्या हो गया हम लोगों के लिए बेटा? ग्रुप 14। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि ये हमारा ग्रुप 13 है, ये हमारा ग्रुप 14 है। डन। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करने का ये तरीका हो जाता है ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को। एक को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, एक को बोलते हैं कार्बन फैमिली। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें अभी अभी जो क्लास है आज की उसमें हमें ग्रुप 13 एलिमेंट्स को कवर करना है। तो पहले ग्रुप 13 एलिमेंट्स को देखेंगे कि क्या क्या है ग्रुप 13 एलिमेंट्स के अंदर, किस तरीके से इसको कवर करना है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो जो पहला चीज होने वाला है वो ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पूरा पढ़ाई करेंगे। So the group 13 element consists of elements boron, aluminium, gallium, indium and thallium। ये मैंने पहले ही बता दिया। और एक और एलिमेंट होता है 113 जिसका एटॉमिक नंबर है। उसको हम लोग किस नाम से याद रखते हैं बेटा? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव वाले जितने भी एलिमेंट्स है उनको लिखने का, जिसका भी ना एटॉमिक नंबर 100 या उससे ज्यादा होता है ना, 100 से ऊपर वाले जितने भी होते हैं उसको लिखने के लिए एक अलग आईयूपीएसी नेमिंग होती है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, एक अलग आईयूपीएसी नेमिंग है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसी आईयूपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग ये 113 को क्या बोलेंगे?
अन, और ये थ्री है तो थ्री के लिए ट्राई, और लास्ट में आई यू एम तो लगता ही है, तो ये क्या हो गया, अन अन ट्रियम, ठीक है, अन अन ट्रियम। तो इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं। यानी जो मेन एलिमेंट है जो हम लोगों को पढ़ेंगे जिसकी सारी चीजें, वो होगा बोरोन होगा, एल्यूमिनियम होगा, गैलियम होगा, इंडियम होगा, थैलियम होगा, बस, ठीक है। बाकी जो 113 एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उनकी प्रॉपर्टीज कुछ फिक्स नहीं होती है, इसीलिए उनको हम नहीं पढ़ेंगे, बट याद करने के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि 113 एटॉमिक नंबर वन जो एलिमेंट है वो भी इस ही ग्रुप में आता है, और उसका नाम हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? बता दो, एक बार कंफर्म कर दो जल्दी से, किसी को कोई डाउट? नहीं? क्लियर है सब? चलो, तो इस तरीके से इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्या बोला है मैंने बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप इज दैट ईच ऑफ द एलिमेंट हैज अ 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल ऑफ देयर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। चाहे वो आप बोरोन देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, तो कैसे लिखते हो, 2,3। तो देखो यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाहर। उसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम बोलो, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो कैसे लिखते हो आप 13 को, दैट इज 2,8,3, है ना, 2,8,3। तो इस तरीके से आप एल्यूमिनियम को लिखते हो 2,8,3। तो इन सभी के आउटर इलेक्ट्रॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो वही लिखा हुआ है, द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप इज दैट ईच वन ऑफ द एलिमेंट हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल ऑफ देयर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। नाउ, बोरोन इज द लाइटेस्ट ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रुप। अगर मैं बात करूं पूरे ग्रुप के एलिमेंट की, बोरोन से लेके बोरोन हो गया, बैंगन, आलू, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट जो है वो कौन है, बोरोन है। तो याद रखना, बोरोन इज द लाइटेस्ट ऑफ द एलिमेंट इन दिस ग्रुप। नेक्स्ट इज इट इज अ नॉन मेटल। क्या है ये, तो ये एक नॉन मेटल है, सो इट इज अ नॉन मेटल। नाउ, सरप्राइजिंगली द अदर इन द ग्रुप आर ब्रिलियंट व्हाइट मेटल्स। यानी तो ये तो बोरोन नॉन मेटल हो गया, और इसके अलावा जितने भी अदर एलिमेंट्स है ना वो बहुत ही ब्रिलियंट व्हाइट कलर के होते हैं और मेटल्स होते हैं। दीज एलिमेंट हैव लाइकवाइज बीन अलूडेड एज अ आइकोजेंस एंड ट्राइड्स, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी एलिमेंट जो है, एक तो हमारा बोरोन हो गया जो कि एक नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप में है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो गया, वो सभी किस तरीके के होते हैं बेटा, व्हाइट मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है ये चीज? एक बार कंफर्म कर दो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार फटाफट जल्दी से। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, पूछ लो बेटा एक बार। नो? क्लियर है सबको ना ये सब चीजें? एकदम बेसिक चीजें हैं ये, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है पी ब्लॉक का, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा इनके अकरंस के बारे में बात कर लेते हैं कि बोरोन फैमिली के अकरंस से रिलेटेड चीजें क्या क्या होती हैं। सो द अकरंस ऑफ द बोरोन फैमिली, ठीक है, कि क्या क्या इनका अकरंस किस तरीके से होता है। तो वी फाइंड बोरोन इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बोरोन को हम लोग फाइंड करते हैं। एंड इट इज मोस्टली अ प्रोडक्ट ऑफ द बैरेज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल क्रिएटेड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स रेडियो एक्टिविटी, है ना। यानी जो बोरोन है ये कहाँ बेसिकली पाया जाता है बेटा, it is mostly a product of the barrage of a subatomic particle created from the characteristics रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटीज वाले एलिमेंट्स होते हैं और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां से इन सबको लिया जाता है। नाउ, एल्यूमिनियम इज रेडली अवेलेबल ऑन आवर प्लेनेट। आप सबको पता है कि एल्यूमिनियम तो बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है हमारे प्लेनेट के अंदर, एंड इज ऑल्सो द थर्ड मोस्ट कॉपियस एलिमेंट इन द अर्थ आउटसाइड, ठीक है। और ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की लिस्ट में आता है अर्थ आउटसाइड, ठीक है, लगभग 8.3%। ठीक। नाउ, अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, कौन, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये लोग शो करते हैं, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका है जो ये लोग शो करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि विच टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ये जनरली शो। देखो, so the electronic configuration, that is the general electronic configuration of this element of boron family is NH2 NP1। ये तो आप सबको पता है कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे कि मैंने अभी लिखा भी था, जैसे बोरोन है तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो आप कैसे लिखोगे, 1s2
2s2 एंड 2p1, है ना। 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो इनके लास्ट में आप देखो तो ये आ रहा है। उसी तरीके से मान लो अगर मेरे पास एल्यूमिनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, कितना होता है 13, तो कैसे लिखते हैं इसको बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। तो ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, है ना। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या शो कर रहे हैं? तो ये इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं ना, बोरोन और एल्युमिनियम। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ बोरोन फैमिली रेडिस टू एनपी1, वेयर एन इज इक्वल टू 2 से लेके 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। नाउ these element have a 3 electron in their valence shell and exist as m+3 ion। और किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं? m+3 आयन, m+3 आयन की तरह ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इन इट आयनिक फॉर्म, वेयर m इज इक्वल टू 13 ग्रुप एलिमेंट। यानी इन सबके पास टेंडेंसी होती है, बिकॉज इन सबके पास आप देख ही पा रहे हो कि इनके पास 2,8,3 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चाहे वो बोरोन हो, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे वो गैलियम हो, चाहे वो इंडियम या थैलियम, कोई भी हो, तो इन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? तो इन सबके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी भी होती है कि अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देते हैं तो भी हम लोग m+3 बनाएंगे, जो कि स्टेबल फॉर्म होगा। तो ये अब जनरली +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि दीज एलिमेंट हैव अ 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एंड एग्जिस्ट एज m+3 आयन। मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी तो स्टेबल हो सकते हैं, 2,8, है ना, इन इट्स आयनिक फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। ठीक है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, कि इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का क्या कहानी होता है। डन। सो देयर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आर स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप। ठीक है, इनका जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस होता है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेकंड ग्रुप। जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स से अगर मैं कंपेयर करूं, तो सेकंड ग्रुप के कंपैरिजन में जो इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियस होता है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से थे बेटा, किसी को याद है क्या? सेकंड ग्रुप के एलिमेंट बताओ। दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम एंड रेंडियम। ठीक है, तो ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स थे सारे, आप सबको पता है। तो ये सभी इस ग्रुप के एलिमेंट्स थे। तो इनसे अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो इनका साइज, क्योंकि वी ऑल नो दैट वेन एवर यू मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो, देखो ये जनरल ट्रेंड होता है कि जब डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज आपका छोटा होता है। हमेशा याद रखना पीरियोडिक टेबल में, ये लेफ्ट और ये राइट हो गया, और ये टॉप ये बॉटम हो गया। तो जब भी आप टॉप से बॉटम आओगे तो साइज बढ़ेगा, जब भी आप टॉप से बॉटम आओगे तो साइज बढ़ेगा। और जब भी आप लेफ्ट से राइट जाओगे, किधर जाओगे बेटा? लेफ्ट से राइट जाओगे, तो जब भी आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हम्म, तो वही बोल रहा है। अब देखो ना, ग्रुप 2 एलिमेंट कहाँ है? ग्रुप 2 एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड है, जबकि ग्रुप 13 एलिमेंट जो है वो इससे थोड़ा सा राइट हैंड साइड है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो वही लिखा हुआ है। और इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? अगर आप ध्यान से देखो, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास मैग्नीशियम है, मेरे पास एल्यूमिनियम है, और फिर मेरे पास सिलिकॉन है। ठीक है, एग्जांपल लिया है मैंने, ध्यान से समझना कि मेरे पास एल्यूमिनियम भी हो गया, सिलिकॉन भी हो गया, और ये भी हो गया, तीनों। अब तुम ध्यान से देखो तो तीनों के पास तीन ही तो सेल है ना, तीन तीन सेल ही है बस। पहले में 2, फिर 8, और फिर 1। तो सब में तीन तीन सेल है। अब सब में जब तीन तीन सेल है, ठीक है, सब में जब तीन तीन सेल है तो क्या होगा बताओ? जब सब में तीन तीन सेल है तो
इसमें देखो कि सिर्फ 28,2 दो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में 3 इलेक्ट्रॉन और इस वाले में 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहा है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब क्या है बेटा? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसके चलते क्या हो जाता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग जाता है, जिसके चलते साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये इसका मतलब था। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि on moving down the group the ionic radius, ठीक है, on moving down the group the ionic radii increase with the exception of gallium। यानी डाउन द ग्रुप आने पे साइज तो बढ़ेगा, बस एक एक्सेप्शन आएगा गैलियम में, तो उसकी हम बात करेंगे कि गैलियम में वो एक्सेप्शन क्यों आ रहा है। ठीक है, तो उसकी भी बात करते हैं। नाउ इट्स एटॉमिक रेडियाइज इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, साइज का फैक्टर। अब देखो, ये था बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, फिर था इंडियम और थैलियम। तो जनरली क्या होना चाहिए था बेटा, बताओ? जनरली क्या होना चाहिए था, मुझे ये बताओ। तो जनरली तो यही होना चाहिए था ना, कि भाई बोरोन का साइज है ये, फिर एल्यूमिनियम का साइज है ये, और गैलियम का उससे भी बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है कि भाई साइज में एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, साइज में एक एक्सेप्शन आ गया। क्या एक्सेप्शन है भाई? तो एक्सेप्शन वो ये है बेटा कि होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि भाई एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम का साइज ज्यादा होगा। बट एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल में ऐसा होता है बेटा कि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है गैलियम से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों? भाई गैलियम का साइज होना चाहिए था बड़ा, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, फिर इसका साइज क्यों छोटा हो गया? ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या इस वाले टॉपिक में? पूछो जल्दी। एनीवन? कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? चलो मैं बता रहा हूँ। तो हो क्या रहा है बेटा कि यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम में तो ऐसा क्यों बिहेवियर देखने को मिला कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, तो साइज तो बढ़ना चाहिए। बट ऐसा क्यों हुआ अचानक से? किस तरीके का बिहेवियर देखने को हमें मिला? ठीक है, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन है इसके पीछे, किस तरीके का बिहेवियर देखने को हमें मिल रहा है। देखो होता क्या है बेटा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि on moving down the group the ionic radii is increased with an exception of gallium. Its atomic radii is smaller as compared to aluminum. Why? So this is because of 10d electron present in gallium atom do not screen the nucleus effectively, and consequently electron of gallium are more attracted by the nucleus। क्या हो रहा है बेटा? तो एक आप लोगों को पढ़ाया था, पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं ध्यान है तो फिर से समझा रहा हूँ। एक होता है स्क्रीनिंग, जिसको शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है बेटा? देखो, ये है अपना न्यूक्लियस और ये है हमारे शेल, अलग अलग शेल। मैं आधा ही शेल बना रहा हूँ, कंप्लीट पूरा कर सकते हो आप इसे। तो देखो, ये शेल्स है। अब गैलियम में होता क्या है कि एल्यूमिनियम में आ गया आपका 3, फिर गैलियम में 4, मतलब डी सीरीज का स्टार्टिंग हो जाता है। तो डी के 10 इलेक्ट्रॉन होने के चलते, डी के 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम सबको पता है ये स्टार्टिंग से कि जो डी और एफ होते हैं उन सबका डिफ्यूज्ड शेप होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा है कि इन सबका डिफ्यूज शेप होता है, जिसके चलते ये अच्छे से स्क्रीनिंग नहीं कर पाते हैं। देखो, ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो हमेशा चाहेगा कि मैं बाहर जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, उसको मैं खींचूं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करूं। लेकिन ड्यू टू गुड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एस एंड पी, उनके इलेक्ट्रॉन को ये नहीं खींच पाता है। बट डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनकी स्क्रीनिंग बहुत ही खराब होती है। ठीक है, इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही अलग टाइप, बहुत ही पुअर होता है, अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाते न्यूक्लियस को। अब इसके चक्कर में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको बीच में, ये इन डी इलेक्ट्रॉन्स को
पुअर स्क्रीन होने के चलते ये अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, तो इसीलिए साइज छोटा हो जाता है। तो जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे साइज का छोटा होने का या बड़ा होने का रीजन क्या है, तो आप ये बता सकते हो बेटा कि अगर न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींचेगा तो हमेशा साइज छोटा होगा, और वो अट्रैक्ट करके खींचेगा नहीं, अगर उनके बीच ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा तो उसका साइज हमेशा बड़ा रहेगा। समझ गए? तो ये एक छोटी सी कहानी है जो आप लोगों को समझनी होती है। डन? क्लियर हुआ कि कब ये खींचेगा और कब ये नहीं खींच पाएगा। तो ये हो गया भाई आपका पूरा पॉजिटिव। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि डी के 10 इलेक्ट्रॉन थे और इस तरीके से ये हुआ। समझ गए? क्लियर है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि डी का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जिसके चलते गैलियम का साइज बड़ा हो गया, गैलियम का साइज छोटा हो गया, सॉरी। ठीक है, होना चाहिए था बड़ा लेकिन हुआ छोटा। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें डी के इलेक्ट्रॉन्स है, डी के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के चलते बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको न्यूक्लियस खींच रहा है और अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिसके चलते साइज गैलियम का छोटा हो गया। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि वाई द साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो आपको क्या आंसर देना है? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स and due to the presence of d electrons in gallium and due to poor shielding effect of these 10 electrons, they are smaller in size as compared to aluminium. जल्दी बताओ भाई, यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो फटाफट जल्दी से। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस? साइज से रिलेटेड किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी फटाफट कि गैलियम का साइज क्यों छोटा हो गया, होना चाहिए था बड़ा। हम्म, सबको क्लियर है? ठीक है, चलो भाई सबको क्लियर है यानी। अब नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है भाई, डेंसिटी की क्या कहानी है? हम सबको पता है डेंसिटी होता है क्या है बेसिकली। पहले तो डेंसिटी होता है हम लोगों का बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी डेंसिटी मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं बोलूँ कोई छोटी सी चीज है जिसपे मास बहुत भारी है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका मतलब क्योंकि कम जगह में ज्यादा मास का होना ज्यादा डेंसिटी को दिखाता है। ठीक है, अब जैसे आप एक प्लास्टिक ले लो और एक छोटा सा लोहे का कुछ बना ले लो, रॉड ले लो, लोहे का आयरन का कुछ ले लो, भारी कौन होगा भाई? भारी होगा वो लोहे वाला, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। क्यों डेंसिटी ज्यादा है? क्योंकि उसमें कम जगह में ज्यादा मास है ना? जबकि प्लास्टिक में देखोगे तो ज्यादा दूर में कम मास है तो उसकी डेंसिटी कम होती है। यानी डेंसिटी इंक्रीज on moving down the group with aluminium lying in between having exceptionally low density। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है एल्यूमिनियम के लिए, पर जनरली आप क्या बोल सकते हो डेंसिटी के केस में कि जब भी आप डाउन द ग्रुप आओगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो डेंसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। नाउ, तो भाई एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम क्यों है? रीजन क्या है इसका? सो द अन अन or we say the exceptional low density of aluminum is due to its unexpected लार्जर मोलर वॉल्यूम। उसका मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया। अब देखो ना, जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया है उसका डेंसिटी तो कम होगा ना, बिकॉज वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक दूसरे के क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एक चीज जब किसी की ज्यादा हो गई तो दूसरा तो कम होना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। समझ आ गया कि किसका कौन सी वैल्यू ज्यादा होने वाली है? कि डेंसिटी और वॉल्यूम। तो इसका अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम जो होता है ना इसका ज्यादा हो जाता है, और उसी रीजन के चलते इसका जो डेंसिटी है वो कम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। जनरल ट्रेंड क्या है इसके लिए? तो जनरल ट्रेंड ये है कि जब भी आप डाउन द ग्रुप आएंगे, जब भी आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होता है? डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि मोलर मास भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है। बट यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है एल्युमिनियम के केस में, उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई, है ना, लो डेंसिटी हो गई ड्यू टू द एक्सेप्शनल लार्ज मोलर वॉल्यूम। तो एक्सेप्शनल लार्ज मोलर वॉल्यूम होने के चलते ये बिहेवियर हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की क्या कहानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, melting point and boiling point of element of this group
आर हाइयर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट। यानी अगर आप ग्रुप सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करो एज कंपेयर टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स, है ना, अगर इन दोनों को कंपेयर करो ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या कहोगे कि melting point and boiling point of element of this group are higher as compared to that of element of group second element। यानी ग्रुप सेकेंड और ग्रुप 13 में कंपेयर करो तो ग्रुप 13 एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ठीक, अब देखो, क्योंकि हमने पढ़ा था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक रीजन कि भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज द मॉलिक्यूलर मास, एज द molecular mass, molar mass increases, van der Waals force of attraction also increases, and due to this their melting and boiling point also increases। ठीक है, तो ग्रुप 2 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में सीधा बोल देना कि ग्रुप 3 की ज्यादा है। ठीक है, सीधा बोल सकते हो कि ग्रुप 3 की ज्यादा होती है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या याद रखना है आप लोगों को, तो नेक्स्ट ये है कि melting point decrease considerably on moving down the group up to gallium। यानी अगर आप बोरोन से चलो, बोरोन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, तो यहाँ पे अगर आते हो तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होती है, सबसे ज्यादा बोरोन की, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम की। यहाँ तक तो क्लियर है। नाउ आफ्टर दैट इट इज अगेन इंक्रीज फ्रॉम इंडियम टू थैलियम। अब बैंगन आलू गाजर हो गया, फिर हो गया इंडियम, और फिर हो गया टैलियम। फिर इंडियम से थैलियम में जाते समय ये इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, पहले तो डिक्रीज होगा फ्रॉम बोरोन टू गैलियम, एंड देन इंक्रीज होगा फ्रॉम इंडियम टू थैलियम। ठीक है, गैलियम बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एज Za2 molecule and thus has a low melting point due to its property to remain in liquid state even at 2000 degrees Celsius। गैलियम इज यूज इन अ हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर। इसीलिए गैलियम को कहाँ यूज करते हैं बेटा, हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, इसकी, इसका ये बिहेवियर है कि गैलियम बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल एंड दस हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। ठीक है, इसीलिए ये मतलब ये लिक्विड फॉर्म में रह सकता है हाई टेम्परेचर पे भी। सो ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी इट्स रिमेन इन लिक्विड स्टेट इवन एट 200, क्योंकि भाई बाकी चीजें क्या होता है, जल्दी से वेपर वेपर बन के वो गैसेस फॉर्म में बदल जाएगा। तो ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी टू रिमेन इन लिक्विड स्टेट इवन एट 2000 डिग्री सेल्सियस, गैलियम को यूज करते हैं हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में। ठीक है, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट फॉलोज अ मोर रेगुलर ट्रेन एंड इट डिक्रीज रेगुलरली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप आने पे, एंड दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट द एटम ऑफ द एलिमेंट आर हेल्ड लेस एंड लेस क्लोजली एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात हुई, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं कंबाइनली कंपेयर करो ग्रुप 2 से, है ना, मेल्टिंग पॉइंट पर दोनों को कंपेयर कर दो ग्रुप 2 से सिर्फ, तो हम बोल देंगे कि ग्रुप 13 की ज्यादा होती है। पर ग्रुप 2 के आपस में मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी हो तो आपको एक और चीज समझनी है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कंसिडरेबली मूविंग फ्रॉम बोरोन टू गैलियम, और उसके बाद गैलियम जो है उसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसी प्रॉपर्टी के चलते लिक्विड स्टेट में रहता है ये हमेशा गैलियम, और इसकी इसी प्रॉपर्टी के चलते इसको हम हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर वगैरह में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई आई गेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर है, और फिर बॉइलिंग पॉइंट में एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो करता है कि डिक्रीज रेगुलरली, कि बॉइलिंग पॉइंट नीचे आने पे क्या होगा, it decrease regularly and moving down the group। Why? Because this is an indication of fact that the atom of the element had less closely। भाई नीचे देखो, पहले स्टार्टिंग के एलिमेंट का साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस से घिरा हुआ है, तो जैसे वो न्यूक्लियस से घिरा हुआ है तो वहां पे क्या है, ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा बॉन्डिंग मजबूत है, तो वहां पे उसको तोड़ना बॉइल करना बहुत ही मुश्किल पार्ट है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका वहां ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट वहां पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर वही मैं कंपेयर करूं, वही मैं अगर कंपेयर करूं इसको, किससे कंपेयर करूं बेटा, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं ऊपर वाले एलिमेंट से और नीचे वाले एलिमेंट्स को, तो ऊपर में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के बैठा है, जिसके चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है। और जैसे डाउन द ग्रुप आते हो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और उसके चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो वही लिखा है
It decreases regularly on moving down the group, and this is an indication of the fact that the atom of the element are held less and less closely as we move down the group. ठीक है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। देखो, so the first ionization energy of 13 group element is rather low as compared to that corresponding ionization energy of the s block element, right? क्यों भाई? क्योंकि हम सबको पता है, अगर मैं ग्रुप सेकंड की बात करूं और ये रहा मेरे पास ग्रुप 13, तो हमने एक चीज पढ़ा था, तुम लोग को याद हो तो, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट, कि जो भी हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, तो जो भी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, ठीक है, क्या शो करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझे? तो जो भी हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, वो क्या, वो हमेशा बेटा ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करते हैं। तो जो ग्रुप टू था ना, वो फुल्ली फील्ड था। यस बेटा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? पूछो जल्दी। ठीक है, देखो, तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप टू जो था उसका आप देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैंने लिख दिया बेरिलियम 4, तो कैसे लिखते थे आप? 1s2 2s2। उसी तरीके से मैंने मैग्नीशियम लिख दिया, तो क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो आप देख रहे हो इसका आउटर वाला भी क्या है? फुली फिल्ड आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फुल्ली फिल्ड। तो ड्यू टू दिस फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ध्यान से, ड्यू टू दिस फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के चलते ऑब्वियसली इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, अगर मैं ग्रुप 13 से भी कंपेयर करूं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इज रेदर लोअर as compared to corresponding ionization energy of the s block element. Now the second and the third ionization energy are considerably higher. सेकेंड और थर्ड ज्यादा होगी। अब इसको कैसे समझना है, चलो समझाता हूँ फटाफट। इसको कैसे समझ सकते हो आप लोग? देखो, अभी बता रहा हूँ। राइट, देखो, तो अब ये क्या बोल रहा है भाई, कि इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट द आयनाइजेशन एनर्जी चेंजेस इन ऑसिलेटिंग मैनर। अब इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, उससे पहले मैं ये समझाता हूँ, द सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा कैसे हो जाती है एज कंपेयर टू ग्रुप 12, ठीक है। तो यहाँ बनाता हूँ मैं ग्रुप सेकेंड, ठीक है, ये ग्रुप 13 रहा मेरा। तो अगर मैं ग्रुप सेकंड की बात करूं, मैं मैग्नीशियम ले लेता हूं एज अ रेफरल एग्जांपल, है ना। तो बेटा ध्यान से देखो, ये है 1s2 2p6 और 3s2। मैंने बोला इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी। तो भाई बहुत मुश्किल से निकला क्योंकि वो स्टेबल था। तो 1s2 हुआ, 2s2 हुआ, 2p6 हुआ। बट अब ये 3s1 हो चुका है, ये जो Mg प्लस है, अब ये 3s1 हो गया है। ओके, शायद किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है ना, जस्ट वेट। देखो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया बेटा?
कोई कुछ पूछना चाहता है तो अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो, ठीक है। देखो, अब मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि मैग्नीशियम प्लस है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने। अब खुद सोचो, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कैसा दिख रहा है? ग्रुप वन की तरह नहीं दिख रहा है, एल्कली मेटल्स की तरह। भाई ये एक इलेक्ट्रॉन, ये तो आसानी से लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक ही तो इलेक्ट्रॉन है जो कि आसानी से लूज कर सकता है, इसीलिए ये अपना ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज कर देता है। लेकिन अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं, ग्रुप 13 में जैसे मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 13। आप इसको लिख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। तो चलो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो इजी रहा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब 3s2 दिखाई देगा जो कि फुल्ली फिल्ड है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। तो ये बोला है, द सेकेंड एंड द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आर कंसिडरेबली हायर एज कंपेयर टू द फर्स्ट। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, अब एक टेबल दिखाऊंगा, दैट द आयनाइजेशन एनर्जी चेंजेस इन ऑसिलेटिंग मैनर। इट फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम। देखो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का बड़ा ही अच्छा ऑर्डर है। मतलब पहले तो ये डिक्रीज होता है बोरोन टू एल्यूमिनियम, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो बोरोन का ज्यादा होगा, फिर एल्यूमिनियम, है ना। तो बोरोन और एल्यूमिनियम में बोरोन का ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का कम होता है। देन इंक्रीज फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, एल्यूमिनियम से गैलियम फिर इंक्रीज होता है। मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम में ज्यादा किसका है? गैलियम का ज्यादा है। क्यों ज्यादा हुआ? अभी बताया था, इसका साइज छोटा है, तो साइज छोटा था इसका, जो रीजन था इसका, है ना। तो एल्यूमिनियम और गैलियम में, एल्यूमिनियम गैलियम में गैलियम का ज्यादा हो गया। अगेन डिक्रीज फ्रॉम गैलियम टू टैलियम, और फिर गैलियम से टैलियम डिक्रीज करता है। तो क्या क्या हो गया? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का ऑर्डर देखने को मिलता है। यानी हमारा ऑर्डर क्या हो गया कि अगर मैं देखूं ध्यान से, तो बोरोन और एल्युमिनियम, ठीक है। तो किस तरीके से ऑर्डर बताओगे बेटा कि एल्युमिनियम का ज्यादा है गैलियम से। और यहाँ पे बोला था ना, फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम बोरोन टू एल्युमिनियम, यानी सबसे ज्यादा हो गया बोरोन का, ये याद रखो। फिर यहाँ पे आएगा एल्युमिनियम, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम में किसका ज्यादा हो जाएगा? गैलियम का, ठीक है। और फिर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इंडियम एंड देन गैलियम। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके का ऑर्डर मिलता है आप लोगों को देखने के लिए। डन। So it is sharply decreased from boron to aluminum due to the appreciable increase in the atomic size and the shielding effect of s and p electrons of the penultimate energy shell, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्यों शार्पली डिक्रीज कर रहा है बोरोन टू एल्युमिनियम तक? ड्यू टू अप्रिशिएबल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ s and p electrons of the penultimate energy cell. Now, in case of gallium, गैलियम के केस में देयर आर 10d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गैलियम के केस में क्या था? देयर आर 10d इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट एनर्जी शेल विच शील्डेड द न्यूक्लियर चार्ज लेस इफेक्टिवली, ठीक है। और इसी के चलते, सो दैट द आउटर इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड फॉर्मली बाय द न्यूक्लियस एंड एज अ रिजल्ट द आयनाइजेशन एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अब ये देखो, in case of indium the number of d electrons and their shielding effect remains the same as in gallium. The ionization energy decrease in indium due to increase in the atomic size, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अब वही है भाई, डी इलेक्ट्रॉन शिल्डिंग की जो बात थी वो तो उतनी ही है, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब साइज तो उसका बड़ा हो गया ना, तो साइज पे भी तो डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम सबको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। तो साइज पे भी ये बहुत अच्छे से डिपेंड करता है। तो ये चीज तो है ही कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो हम साइज को तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे कि भाई साइज डिक्रीज हो जाएगा इसका, है ना। तो ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यानी इन केस ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन वो सबको सेम रहा, लेकिन साइज भी तो उसका बड़ा हो गया। तो इसी के चलते वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो था वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। नाउ द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम इंडियम टू थैलियम is due to the poor shielding effect of 4f electrons. अब वहां पे एक 4f इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है, जो कि इंडियम और थैलियम में है। तो उसके चलते फिर वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन और बढ़ गया है। वही कहानी कि भाई जैसे जैसे शील्डिंग जितनी खराब होगी, डी से भी खराब शील्डिंग होती है एफ की, तो शील्डिंग अगर खराब है वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते ये बिहेवियर देखने को मिला। नाउ since the total of first three successive ionization energy is very high, these elements have a very little tendency to form trivalent ion.
लाइक M+3। तो बहुत ज्यादा होने के चलते, मतलब इनकी आइसोटोप एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, तो ये चाह के भी तीन के तीन इलेक्ट्रॉन अपने लूज नहीं कर सकते, तो इनकी बहुत ही रेयर टेंडेंसी होती है M+3 बनाने की। ठीक है। नाउ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज हाईएस्ट इन द ग्रुप सिंस इट्स एटॉमिक इज स्मॉलेस्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट इज द लोवेस्ट। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया है भाई? बोरोन का। ये याद रखना है आपको, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये कुछ ऑर्डर है जो आपको फोकस करना है कि किस किस का आयनिक एंथैल्पी ज्यादा है और क्यों ज्यादा है, उसके पीछे का रीजन। अब अब नेक्स्ट देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग शो करते हैं। तो बोरोन एंड एल्यूमिनियम शो कंस्टिंटली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो बोरोन और एल्यूमिनियम है वो क्या करते हैं बेटा? तो बोरोन एंड एल्यूमिनियम शो कंसिस्टेंटली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, बोरोन और एल्यूमिनियम। ठीक है। इन इट्स कंपाउंड while रेस्ट ऑफ द एलिमेंट शो +1। बाकी एलिमेंट क्या शो करते हैं? +1 एज वेल एज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी बोरोन और एल्यूमिनियम जो होता है, बोरोन और एल्यूमिनियम, इनकी टेंडेंसी होती है +3 शो करने की। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, तो कौन कौन से बचे? ये तीनों, गैलियम, इंडियम और थैलियम। राइट। सो इनकी टेंडेंसी होती है कि ये +1 भी कर सकते हैं, +3 भी कर सकते हैं, डिपेंड होगा कि कौन करेगा, क्योंकि इसमें डाउन द ग्रुप आने पे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? तो उसको भी समझेंगे। सो एज कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल एज वी मूव डाउन द ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट भाई? जस्ट शिल्डिंग की तरह ही है, इसको भी समझ लो। देखो ये न्यूक्लियस है, अगेन ऐसे सेल बनाया हमने। तो मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर का इलेक्ट्रॉन NH2 और NP1। ये NH2 NP1 कुछ भी हो सकता है, 4 5 कुछ भी, डाउन द ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सबको पता है यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट खराब हो जाती है जैसे ही डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के आने के चलते यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट हो जाती है खराब। अब उस शिल्डिंग इफेक्ट के खराब होने के चलते होता क्या है भाई? देखो, ये न्यूक्लियस जो है ना, वो इस एस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये एस के इलेक्ट्रॉन अब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अब बाहर सिर्फ एक ही बचा, पी का इलेक्ट्रॉन। तो वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ना, एक ही तो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि अब दो इलेक्ट्रॉन तो एस खींच ले गया NH2 के। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की यही डेफिनेशन होती है, द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन। द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे क्यों पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो आप बताओगे वहां पे कि ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट डी और एफ के, वहां पे न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच लिया, जिसके चलते वो वहां पे अवेलेबल नहीं रहा। सो ड्यू टू द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग, सॉरी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। सो इसीलिए डाउन द ग्रुप अगर आप आओगे, कोई पूछे इंडियम और थैलियम में +1 और +3 में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो सीधा क्या बोलोगे बेटा? +1। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मच मच मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप। ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +3, सबसे ऊपर बोरोन होगा, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। और अगर मैं 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो गैलियम, इंडियम और थैलियम में कौन होगा? थैलियम। ठीक है। तो थैलियम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। The term inert pair effect defined as the tendency of s electron to remain together or the reluctance of s electron to participate in a reaction। तो जो मैंने डेफिनेशन बताई वही है, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है? डन। ठीक है। राइट। सो इस तरीके से हम लोग इसको पूरा कवर कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में फिर इसके आगे से स्टार्ट करेंगे हम लोग पूरा अपना
जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक रिएक्टर है। तो टिल यहाँ तक एक बार तुम लोग देख लेना, रिवाइज कर लेना पूरा कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक करी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कवर किया है हम लोगों ने, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, एटॉमिक आयनिक रेडियस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और अकरेंस जो था बोरोन फैमिली का। सो इसको आपको ध्यान से एक बार कवर करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारा इस चीज में देखने को मिलेगा। डन। तो ये हो गया पूरा ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट। नो। तो चलो एंड करते हैं फिर क्लास को।